गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हमारा कॉन्सेप्ट क्लास का लेक्चर 3 है और हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। आज हम एक्सरसाइज 9.3, 9.4 एंड 9.5 के सम्स करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3 से। सबसे पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल्स आर रिक्वायर्ड। हमको एक डायग्राम दिया हुआ है और नीचे की तरफ एंगल दिया हुआ है, उसकी हमें वैल्यू बतानी है। तो सेकेंड क्वेश्चन में ये एंगल दिया हुआ है 120, बी सी ये एंगल दिया हमको 140 एंड ये एंगल ए हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि जैसे ये पूरा एंगल 180 होता है और अगर ये 120 है तो यहां से हम ये एंगल निकाल लेंगे और फिर इन दोनों का सम इसके इक्वल हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल से। ठीक है, तो ऐसे कर लेते हैं। तो इसका नाम एंगल, इसको हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो 120 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180, इनको बोलेंगे हम लीनियर पेयर और यहां से एंगल 1 आ जाएगा हमारा 60। ठीक है, उसके बाद एंगल ए प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 140 के, और ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल। मैंने बताया था आपको कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल जो नियरेस्ट एंगल को छोड़ के बाकी दोनों एंगलों के सम के इक्वल होता है, उसे एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है, बाहर की तरफ बन रहा है, किसी भी एक साइड को एक्सटेंड करने में बनता है। तो इन दोनों का सम इसके इक्वल हो जाएगा। यहां से एंगल ए की वैल्यू हमने रखनी है, वो है हमारी 60। तो हमारा एंगल 1 की वैल्यू यहाँ पे 60 रख दी, तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी 80। तो एंगल ए आ गया हमारा 80। तो बाकी क्वेश्चंस को भी ऐसे करना है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की लेंथ बतानी हमें फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल्स। तो हमको एक राइट एंगल्स दिए हुए हैं, इसमें हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू बतानी है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ABC एक राइट एंगल है, ठीक है, जो कि B पे 90 है। तो यहाँ पे B हो गया, A और C कहीं भी बना सकते हैं आप। A इधर बना तो इधर बना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इंपॉर्टेंट है कि 90 डिग्री या राइट एंगल वो कौन सा एंगल पे है। तो B पे बोला हुआ है 90 डिग्री है। आगे BC हमें 8 दिया है, AB हमें 6 दिया है, AC बताना है। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हाइपोटेनियस हमें AC निकालनी है। AB हमारे पास है 6 का स्क्वायर और BC हमारे पास 8 का स्क्वायर। तो AC इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। तो 36 और 64 हो गया हमारा 100। और यहाँ से AC निकालने के लिए ये स्क्वायर हटेगा यहाँ से, तो इसके ऊपर चढ़ जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर रूट, और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। तो हमारे पास BC आ गया, AC आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी के पार्ट्स भी इसके ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर C। क्वेश्चन नंबर C में हमको एक फिगर दी हुई है जिसका नाम है PYZ, और इसके अंदर भी हमें दिया हुआ है X एक्सटीरियर पॉइंट है। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल तभी फॉर्म्ड होता है जब उसकी कोई भी दो साइडों का सम सबसे बड़ी वाली साइड से ज्यादा हो। जैसे सपोज यहाँ पे एक मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ, कोई भी ट्रायंगल ले सकते हो आप। तो इसकी जो सबसे बड़ी वाली साइड है ये, इसको छोड़ के बाकी दोनों साइडों का सम हमेशा इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, तो अभी हमें इसमें ना स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और नॉट। तो हमें यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी हुई है और हमको बताना है क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है, और इसका रीजन भी देना है क्यों नहीं है। ठीक है, जैसे ये कुछ स्टेटमेंट हमको दी हुई है। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, और थर्ड ये है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि यह स्टेटमेंट जो दी हुई है करेक्ट है या नहीं है। सबसे पहले XP
एक्स पी, उसके बाद एक्स वाई। तो एक्स पी और एक्स वाई का जो सम है वो पी वाई से ज्यादा है। तो यस, किसी भी ट्रायंगल की सबसे बड़ी वाली साइड को छोड़ के जो बची दो साइड, उनका सम अगर उस ट्रायंगल की थर्ड साइड से ज्यादा है तो वो ट्रायंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ये रहा। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी साइड है ये, इन दोनों का सम बड़ी साइड से ज्यादा दिया हुआ है, ठीक दिया हुआ है ना, कि बड़ी साइड से जो रेस्ट दो साइड है उनका सम हमेशा ज्यादा होना चाहिए। यही तो दिया हुआ है कि रेस्ट साइड कौन सी, सबसे बड़ी साइड ये दिख रही है हमको, अब बची कौन सी साइड, ये वाली और ये वाली, और इन दोनों का सम उस वाली साइड से बड़ा दिया हुआ है, तो ये ट्रायंगल बन रहा है। तो यहां लिखेंगे ये करेक्ट है, ठीक है, इट इज करेक्ट, क्योंकि दो साइडों का सम हमेशा थर्ड साइड से ज्यादा होता है। थर्ड कौन सी, सबसे बड़ी वाली साइड से, तो इट इज करेक्ट। रीजन में लिख लेंगे, रीजन में द सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट साइड। ठीक, नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमको दिया हुआ है एक्स वाई, एक्स और वाई ये रहा, और एक्स जेड ये रहा। इसका सम, इन दोनों का सम वाई जेड से कम दिया हुआ है, दिया ना, इन दोनों का सम इससे कम दिया हुआ है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं अगर दो साइडों का सम थर्ड साइड से छोटा हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे इट इज नॉट करेक्ट सिंस द सम ऑफ टू स्मॉलर साइड इज स्मॉलर देन द लार्जेस्ट साइड। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड वाले में बोला है एक्स पी ये और एक्स जेड ये, इन दोनों का सम इसके इक्वल है, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों साइडों का सम थर्ड साइड से बड़ा ही होना चाहिए। अगर इक्वल आ गया तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। कैसे, जैसे ये हमारे पास एक साइड थी, इसकी लेंथ हमने मान ली 2, बाकी दोनों साइड का सम अगर इसके इक्वल है तो वो या तो 2 2 होगी या 3 3 होगी। तो अगर मैं यहाँ से 3 का आर्क मारूंगा तो वो यहाँ आएगा, ठीक है, 3 का आर्क मैंने मारा सपोज, तो यहाँ आएगा, और 1 का आर्क मारा मैंने, वो यहाँ आएगा। तो ये तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, है ना। जैसे 4 सेंटीमीटर की मैंने कोई लाइन खींची और बाकी सपोज दोनों साइडों का सम इसके इक्वल है, तो वो दोनों साइडें या तो 2 2 होगी या 3 और 1 होगी। अब 2 2 होगी तो 2 का आर्क मैं यहां से मारूंगा और 2 का आर्क यहां से मारूंगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा और वो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि बाकी दोनों साइडें, मतलब जो छोटी साइड्स हैं उनका सम हमेशा जो सबसे बड़ी वाली साइड्स है उससे ज्यादा ही होना चाहिए, तभी ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो केवल फर्स्ट वाली करेक्ट है, बाकी रेस्ट दोनों इनकरेक्ट है। तो इसमें रीजन भी ये लिख रहे हैं ना, द सम ऑफ द स्मॉलर साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में हमको बोला है एबीसी एक ट्रायंगल है जो सी पे राइट एंगल है। तो एबीसी एक ट्रायंगल है जो सी पे राइट एंगल है, ए और बी कहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, आगे बोला है ए एंड बी आर द साइड्स एंड सी इज द हाइपोटेनियस। सी हाइपोटेनियस है और ए और बी साइड्स है, कोई भी ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस ये ध्यान रखना सी इसने क्या बोला, सी हाइपोटेनियस बोला है। फाइंड द थर्ड साइड। थर्ड साइड हमें बतानी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ए हमको 6 दिया है, बी हमको 8 दिया है, तो थर्ड साइड बतानी है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर या हाइट स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सी स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 एंड बी स्क्वायर 8 स्क्वायर, 6 36 और 8 का स्क्वायर 64, तो ये हो गया हमारा 100। तो सी स्क्वायर यहाँ से 100, तो सी आ जाएगा अंडर रूट 100, ये स्क्वायर रूट 100 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। तो ये आ गया हमारा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले वाले में, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में या क्वेश्चन नंबर 2 में बी हमको दिया है 24 एंड सी हमको 25 दिया हुआ है। तो वही हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो सी स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर एंड ए स्क्वायर नहीं दिया हुआ, बी स्क्वायर 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, ए स्क्वायर नहीं पता एज इट इज लिख देंगे, 24 का स्क्वायर 576। ए स्क्वायर निकालना है, इसको उठा के दिलाएंगे, 625 माइनस 576 ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से 49 और ए आ जाएगा अंडर रूट 49 और अंडर रूट 49 की वैल्यू होती है 7। 49 का स्क्वायर रूट होता है 7। तो इस टाइप से हम इसके सारे पार्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाओ एक्सरसाइज 9.4 में।
एक्सरसाइज 9.4 में हमें ट्रायंगल दिए हुए हैं और उनकी साइड मिसिंग साइड हमें बतानी है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने अभी ये पाइथागोरस से ये वाली क्वेश्चन किया था, इसमें भी एक मिसिंग साइड बतानी थी और इसमें भी हमें ये बताना है। ये x दिया है, ये 10 दिया है, ये 8 दिया हुआ है, x बताना है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यहां लिख लेना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, हाइपोटेनियस 10 का स्क्वायर, बेस स्क्वायर 8 स्क्वायर, हाइट स्क्वायर x स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, x स्क्वायर निकालना, 64 इधर आ जाएगा, ये हो गया 100 में 60 हो गया 36, यहां से स्क्वायर हटेगा, इसको अंडर रूट चढ़ेगा, 36 का अंडर रूट 6, दैट मींस x की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने इसके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में बड़ा खतरनाक सा डायग्राम दिया हुआ है और क्वेश्चन बहुत इजी है। कुछ पार्ट मैं करूंगा इसके, फिर बाकी आपको करना डी के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहां से। ठीक है, ये डी, ये ई, ये सी, ये बी, एफ, ए, जी। ठीक है, ये इसके एंगल्स थे। यहाँ पे ये 40, ये मिसिंग एंगल निकालना है, ये वाला मिसिंग एंगल निकालना है, ये 45 है, ये 30 है, ये मिसिंग है, ये मिसिंग, ये मिसिंग, ये मिसिंग निकालना है, ये वाला मिसिंग निकालना है। ठीक है, ये मिसिंग एंगल निकालना है, ये हमको 25 दिया है, ये वाला मिसिंग एंगल निकालना है, ये हमको 50 दिया हुआ है, और ये वाला मिसिंग एंगल निकालना है। ठीक है, तो एंगल वैसे इसने दिए भी हमसे जो जो पूछे, जैसे एंगल AGE, AGF, तो ये रहा A, ये रहा G और ये रहा F। तो सबसे पहले ये निकालना है। तो आपको दिख रहा होगा ये ट्रायंगल है एंड सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल होता है हमारा कितना 180। तो इसमें लिख लेंगे इन ट्रायंगल, जिसका भी निकालना है ना उसका नाम लिख लो, इन ट्रायंगल AGF सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180। एंगल कौन कौन से हैं इसके अंदर, एक तो AGF हो जाएगा। देखो सबको ना एक बार बीच में लेना होता है सारी अल्फाबेट्स को। AGF में G बीच में आ गया, अब उसके बाद G बीच में आ चुका है, अब A को ले लेते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा GAF। फिर A भी बीच में आ गया, अब ले लेंगे F को, तो GFA भी ठीक है या AFG भी ठीक है। ठीक है ना, तो सबको एक बार बीच में लेना है, चाहे उनका सीक्वेंस क्या है कुछ भी हो, जैसे AGF भी सही है और FGA भी सही है, पर इसने पूछा हमसे AGF है तो अब AGF ही लिख लो। ठीक है, वरना दोनों में कुछ गलत नहीं है, दोनों ठीक है। तो यहां लिख लेंगे GAF प्लस GFA और इक्वल्स टू 180। यहाँ पे हमें AFG की वैल्यू, AGF की वैल्यू निकालनी है। GAF है हमारा 45 एंड ये हमारा 30 इक्वल्स टू 180। तो 45 एंड 30 हमारा कितना हो जाएगा 75 एंड 180 में से 75 माइनस करेंगे तो AFG आ जाएगा, AGF आ जाएगा 105। ठीक है, तो ये हमारा 105 आ गया है। अब मैं यहीं पे एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें। ये 105 है और ये पूरा एंगल कितना होता है 180, है ना। या फिर हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं इसको कि ये एक्सटीरियर होगा इन दोनों का, इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल होगा, तो जो ये वाला एंगल है इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगी। इसका नाम क्या है उसमें देख लेते हैं कि क्या पूछा है इसने हमसे। इसने पूछा है DGE, तो DGE ये वाला एंगल पूछा है। पहले तो इसको निकाल लेते हैं। देखो ये दोनों लाइनें इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जब भी दो लाइनें इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं और ये दोनों एंगल, इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां से हमारा DGE जो है वो इक्वल टू हो जाएगा 105 डिग्री के, और इसको बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा ना, और ये वाला एंगल हमारा 105 है, तो ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब नेक्स्ट ये वाला एंगल है, देखते हैं क्या पूछा इसने, AGD, ये अच्छा AGD ये वाला एंगल पूछा हमसे। ठीक, तो ये वाला एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पूरा एंगल और इस पूरे एंगल का सम 180 है ना। ये पूरा यहां से यहां तक 180 है, या फिर अगर आपको 180 नहीं लगा ना तो आप ये देख लो,
कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है जो इसने हमसे पूछा है, ये इस वाले ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल ही तो है, क्योंकि हमने जब एक साइड को इस वाले को इंक्रीज किया तभी तो ये एंगल बना। तो ये वाला एंगल एक्सटीरियर हो जाएगा इन दोनों के लिए, और इसका नाम लिख लेते हैं सीधा AGD इक्वल्स टू हो जाएगा 45 प्लस 30, और ये है हमारा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और यहां से हमारा AGD आ गया हमारा 75। ठीक, अब ये 75 आ गया तो इधर वाला भी 75 वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 75, ये वाला भी एंगल आ चुका है, ये आ चुका है, ये हमें दिया हुआ है। इसको निकालने के लिए सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल से ये वाला एंगल निकल जाएगा। जैसे ये निकलेगा फिर 180 पूरा 180 होता है, और अगर ये हमारे पास आ गया तो 180 में से माइनस करके ये निकल जाएगा। ठीक है, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब ये पूरा 180 होता है, ये दोनों एंगल दिए हैं तो इन दोनों का सम 180 में से माइनस कर दूंगा तो ये एंगल निकल जाएगा। ठीक है, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब बचा ये वाला एंगल, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको निकाल लेते हैं। यहां से देखो ये 50, ये 25, और ये वाला एंगल निकल जाएगा हमारा सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल से, ये भी निकल गया। अब लास्टली ये बचा हमारा अपोजिट किसी, ये क्वाड्रिलेटर है। यहां से इसे देखो आप, इस वाले उसको किसको, ABCD, तो क्वाड्रिलेटर के एडजेसेंट एंगलों का सम होता है 180। तो मैं इन दोनों का सम कितना लिखूंगा, 180। अगर ये एंगल हमारे पास है, ये निकालना है, तो 180 में से इसकी वैल्यू माइनस कर दूंगा, जितना भी ये होगा ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो रेस्ट एंगल आप करके देखना खुद से, जो नहीं होगा वो आप मेरे से पूछ लेना। फिलहाल मैंने इतने एंगल निकाल दिए, ये निकाल दिए, ये निकाल दिए, ये भी निकाल दिया, ये आप निकाल लोगे, ये भी मैंने आपको बता दिया है, और ये भी बता दिया है। ठीक है, इधर भी बता दिया है, तो इसको आप निकाल के देखना। जैसे ये एंगल जितना है, जैसे सपोज ये एंगल हम मान लेते हैं कि हमारा आ जाएगा 45, सपोज मानते हैं, तो 45 प्लस ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि ये पूरा एक एंगल है ना एडजेसेंट, ये क्वाड्रिलेटर है ना। अगर हम यहाँ पे एक लाइन ना खींचते तो ये पूरा एंगल, इस वाले एंगल दोनों का सम 180 होगा। तो यहाँ पर जितना भी एंगल है उसको हम x ले लेते हैं, ये एंगल प्लस ये पूरा एंगल 180, और x को निकालने के लिए इसको ऐड करके उस तरफ भेज देना, 180 में से माइनस करके जो भी आएगा वो ये वाला एंगल हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर C। इसके बाद क्वेश्चन नंबर C, क्वेश्चन नंबर C में भी हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, और इसमें भी हमसे एंगल्स पूछे हुए हैं, साइड्स पूछी हुई है। यहाँ पे भी 90 है और इधर भी 90 है। ये B A C D 6 15 8, ठीक है, ये है। और हमसे सबसे पहले पूछा गया है कि इस फिगर को देखना, सबसे पहले AB की वैल्यू बतानी है। तो ये रहा AB, तो आपने यहाँ पे देखा ये 90 डिग्री, तो 90 के सामने वाली साइड ये हो गई हमारी हाइपोटेनियस, तो मतलब AB का स्क्वायर BD के स्क्वायर प्लस AD के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो BD का स्क्वायर 6 और AD का स्क्वायर 8, 6 प्लस 8 100, मतलब 36 और 64 है ना। 6 का स्क्वायर 36 होता है ना, और 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 64 36 100। तो AB यहाँ से आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 100, और AB आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, AB 10 आ चुका है, तो मतलब ये वैल्यू 10 आ गई है। अब नेक्स्ट इसने हमसे पूछा है AC की वैल्यू बतानी है। देखो ये हो गई हमारी 10, ये हमारा 90 डिग्री, इसके सामने वाली साइड मतलब BC, इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। इन बड़े वाले ट्रायंगल का नाम है ABC। तो ABC में ये जो BC है ये 90 है ना, तो इसके सामने की साइड कौन सी है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक। तो जो BC का स्क्वायर है वो AB के स्क्वायर और AC के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, क्योंकि हाइपोटेनियस है, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर रेस्ट साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास BC हमको पता है कितनी है, BC हो गई हमारी 6 प्लस 15 21 का स्क्वायर, एंड AB हमारी कितनी है 10 का स्क्वायर, और AC हमें निकालनी है। तो 21 का स्क्वायर 441, 10 का स्क्वायर 100 AC स्क्वायर, तो 441 माइनस 100 और इक्वल्स टू AC स्क्वायर, और ये हो गया हमारा 341
इक्वल्स टू AC स्क्वायर और AC इक्वल्स टू हो जाएगा √341 और 341 किसका किसी का भी अंडर रूट नहीं होता, पॉइंट में आंसर आएगा, अब इतना छोड़ दो तब भी ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसके बाद इसी का। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है टू गिवन इंटीरियर एंगल ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल आर 25 एंड 35। हमको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये 35 है, ये 25 है, ये एंगल C है और ये एंगल X है। तो हमें X की वैल्यू बतानी है, बहुत सिंपल है, एक साइड को एक्सटेंड कर दिया, ये एक्सटीरियर एंगल बन गया, तो ये इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा, बस X की वैल्यू आ गई पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है इसका फाइंड द वैल्यू ऑफ X, तो X इक्वल्स टू 35 प्लस 25, ये लिख लेना आप एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल है इसका, तो X की वैल्यू हो गई हमारी 60, X 60 हो गया। सेकंड में यूज द एंगल सम फाइंड द वैल्यू ऑफ C। तो एंगल सम मतलब वही सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, वो होता है हमारा 180, तो C प्लस 35 प्लस 25 इक्वल्स टू 180, तो यहाँ से C आ जाएगा 180 माइनस का 60 और C आ गया हमारा 120। ठीक है, दोनों को ऐड करके उधर पहुंचा दिया, तो 180 माइनस 60 120। तो इस टाइप से हम इसे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला टू एंगल ऑफ ट्रायंगल आर 60 एंड 70, फाइंड द थर्ड एंगल। तो इसको तो आप खुद ही कर लेना, दो एंगल दिए हुए, थर्ड बताना है। तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल 180, 60 प्लस 70 प्लस ऐड कर लेंगे थर्ड एंगल X, तो X इक्वल्स टू 180, वहां से 60 70 को ऐड करके उस तरफ ले जाओ, X की वैल्यू आ जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 4 बोला ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर सेम मेजर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इट इज। देखो, अगर किसी ट्रायंगल की सारी साइड इक्वल हो जाती है, तो मैंने आपको जब प्रॉपर्टी लिखवा रहा था वहां पर, तो मैंने आपको बताया था ऐसा कौन सा ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, वो होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही इकलौता ट्रायंगल है जिसकी सारी साइडें इक्वल होती है। अब इसमें ये बोला है व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इट इज, तो इट इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, बस ये हमको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में ट्रायंगल angles of the triangle ABC are in the ratio 2, 3, 5. Find the measure of angle ABC। एक ट्रायंगल है, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, एक ट्रायंगल है जिसके एंगलों का रेशियो हमें दिया हुआ है। ठीक है, जैसे एंगल ABC है ये, तो एंगलों का रेशियो दिया है, तो उनकी वैल्यू बतानी है, एग्जैक्ट वैल्यू। देखो, रेशियो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो जैसे एंगल A जैसे इसमें 2:3:5 दिया ना, तो एंगल A ले लेंगे हम 2x, B ले लेंगे हम 3x और C ले लेंगे हम 5x। ठीक है, क्योंकि रेशियो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। अगर आप 4:16:20 करोगे, अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो 1:4:5 हो जाएगा। तो क्या ये और ये सेम है? नहीं है। और अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा हमारा, ये इसको सॉल्व करके भी ये वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करके भी ये वैल्यू आएगी। तो इसलिए रेशियो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। रेशियो, हाँ, रेशियो जो है उनका रिलेशन होता है, मतलब रिलेशन काइंड ऑफ कि उनका रिलेशन सेम होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो 4 16 का 4 टाइम्स है, मतलब 16 4 का 4 टाइम्स है, हाँ है। और ये वाली जो वैल्यू है ये इसका 5 टाइम्स है कि यहाँ भी देख लो, ये सेम आएगा कि ये वाली वैल्यू इसका 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स, और ये वाली जो वैल्यू है इसका 5 टाइम्स है। ठीक है, यहाँ भी देखो, ये वाली वैल्यू इसका 4 टाइम्स है और ये वाली वैल्यू इसका 5 टाइम्स है। इनका रिलेशन सेम होगा पर इनकी वैल्यू डिफरेंट होगी। तो रेशियो में जो भी वैल्यूज लिखी होती है उनका रिलेशन सेम होता है और उनकी वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है। तो इसलिए हम रेशियो में x ले लिया, यहाँ 3x ले लिया, 5x। अब सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल हमको पता है 180 होता है, तो 2x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल्स टू 180, और यहाँ से हमारा x आ गया 2x 3x 5x और 10x इक्वल्स टू 180। x की वैल्यू आ गई 180/10, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू आ गई 18। x की वैल्यू 18 यहाँ रख देंगे, तो 2 into 18 36, 3 into 18 42 and 5 into 18 90। ठीक है,
54। तो ये वैल्यूज आ चुकी है हमारी एंगल की, इनको आप ऐड करोगे ना तो ये हमारा 180 बैठेगा। आगे बोला एक कारपेट मेजर 12 फीट लॉन्ग एंड हैज ए डायगोनल मेजरमेंट ऑफ 13 फीट, फाइंड द विड्थ ऑफ द कारपेट। ठीक है, एक हमको कारपेट दी है, ये कारपेट है हमारी, इसमें बोला है कारपेट मेजर 12 फीट लॉन्ग, तो ये 12 फीट तो लॉन्ग है, लंबी है, ठीक है। आगे बोला है एंड हैज ए डायगोनल मेजरमेंट 13 फीट, इसका एक डायगोनल है, ये रहा इसका डायगोनल, और जिसकी मेजरमेंट दी हुई 13 फीट, तो फाइंड द विड्थ ऑफ द कारपेट, तो इसकी चौड़ाई बतानी है हमको, ये बतानी है। तो आप ये आपने इसको ऑब्जर्व किया तो आपने देखा एक रेक्टेंगल ट्रायंगल टाइप बन रही है ये शेप, ठीक है। तो मान लेते हैं इसकी साइड ये ए, ये बी, ये सी है, तो AC का स्क्वायर लिख लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर 12 स्क्वायर एंड BC निकालना है हमको। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 एंड प्लस BC स्क्वायर, तो 144 को मैं इधर लाऊंगा, 169 माइनस 144 BC स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा माइनस करने पे 25 BC स्क्वायर, और BC निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 25 एंड 25 का अंडर रूट या स्क्वायर रूट होता है 5 आंसर। तो जो इसकी विड्थ है वो हो जाएगी हमारी 5 फीट। तो BC में मत छोड़ना, आप प्रॉपर लिखना, द विड्थ ऑफ द कारपेट इज 5 फीट। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 4.5 तक, सॉरी 9.4 तक खत्म हो जाती है, रेस्ट एक्सरसाइज करेंगे हम अगले टाइम पे। थैंक यू।